आदाब नाज़रीन, रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज अहम तरीन खबर के साथ। मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल से जरा आपको वाकिफ कराएं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम को एक बार फिर से वार्न किया है कि अगर गजा में मौजूद उनके यरगमालियों को रिहा न किया गया तो इसके नाकाबिले तसव्वुर नताइज भुगतने पड़ेंगे। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स जो अब तक तस्दीक कर रही थी, इस पर बयान के जरिए बताया गया कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। और वज़ीर आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली पार्लियामेंट में खिताब किया और कहा कि हमास से वो कहते हैं कि अगर तुमने हमारे यरगमालियों को रिहा न किया तो ऐसे नताइज आएंगे जिनका तुम सोच भी नहीं रहे हो। इजरायली वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि गजा पट्टी में जंग की बहाली ज़ेरे गौर है, यानी दोबारा जंग हो सकती है। जंग के आइंदा और न रुकने वाले मरहले की तैयारियां इसराइल कर रहा। और नेतन्याहू ने पार्लियामेंट से खिताब में यह भी कहा कि गजा पट्टी के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरअंदेशी की हिमायत करते हैं। पार्लियामेंट में यरगमालियों के लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब के मौके पर एहतजाज किया और नारे लगाए। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और यरगमालियों के लवाहिकीन में झड़प भी ऐवान के अंदर हुई है। यहाँ पर याद दिलाते चलें कि गजा जंगबंदी के पहले मरहले का इख्ताम हफ्ते को हुआ था, जिसके बाद इसराइल ने जंगबंदी में आर्जी तोसी का एकतरफा ऐलान तो किया, शराइत रखी कि हमास जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू किए बगैर मजीद यरगमाली रहा करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। हमास ने इसराइली मुतालबे पर गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में तोसी से साफ इनकार कर दिया है। और हमास के सीनियर ओहदेदारान ने यह साफ किया कि हमास जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में तोसी पर राजी नहीं हो सकता। इसराइली यरगमालियों को पहले से तय मुआहदे के तहत मरहलावार बुनियादों पर रिहा किया जाएगा। हमास के इनकार पर इसराइल ने गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान का दाखिला पहले ही रोक दिया है, जिसका आज चौथा दिन है। जंगबंदी के पहले मरहले में गजा में हमास ने 25 यरगमालियों और 8 लाशों को इसराइल के हवाले किया, जिसके बदले इसराइल ने तकरीबन 1800 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अक्टूबर 2023 7 तारीख को होने वाले हमले में 251 अफराद को यरगमाल बनाया गया था, जिनमें 58 अब भी गजा में मौजूद हैं, जिनमें 34 वो हैं जिन्हें इजरायली फौज मुर्दा करार दे चुकी है। साथ ही इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हमास पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने का मंसूबा तैयार कर लिया है ताकि वो जंगबंदी के पहले मरहले में इजरायली शराइत के मुताबिक तोसी को कबूल करें। मगर ऐसा सब ना होने की सूरत में फिर से गजा के अंदर ना रुकने वाली जंग की वार्निंग देते हुए एक बार फिर से इजराइल की जानिब से खबरदार हमास यानी मज़ाहमत तंजीम जो मुसलसल लड़ रही है उनको दी गई है। इधर डबल नमूनिया में मुब्तला पोप फ्रांसिस यानी मजहबी पेशवा को सांस लेने में मुश्किलात आ रही हैं। तबीयत मजीद खराब हो गई है और ताज़ा तरीन तफसीलात हैं कि डबल नमूनिया में मुब्तला कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज हो गई है और डॉक्टर मुसलसल निगरानी उनकी कर रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है, उनकी तबीयत मजीद खराब है। वेटिकन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता रोज भी पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की शदीद कमी का सामना रहा, जिसके बायस उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। 88 साला पोप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की तशखीस के बाद 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में दाखिल किया गया है। अभी भी वहां जेरे इलाज है, लेकिन अभी तक सेहत बेहतर नहीं हुई है। बात सर्बिया की पार्लियामेंट में आज अजीबो गरीब किस्म का हंगामा और एहतजाज देखने को मिला, जहां पर तलबा सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ रिश्वत या बदनवानी के इल्जामात के बीच हुकूमत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं सर्बिया की पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज के दौरान अपोजिशन अराकीन ने स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ऐवान मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। और ताज़ा तरीन तफसीलात और तस्वीर से ये पता चलता है कि सर्बिया की पार्लियामेंट में अपोजिशन के अराकीन ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया, ऐवान में स्मोक ग्रेनेड फेंके, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बायस हंगामा और अफरा तफरी का आलम ऐवान के अंदर देखा गया। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जब हुक्मरान जमात जो कि सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी कहलाती है यानी SNS की क़यादत वाली इत्तेहादी हुकूमत ने एजेंडे की मंजूरी दी, तो कुछ अपोजिशन अराकीन अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए, स्पीकर की तरफ बढ़े, वेल तक पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़प हुई। इस दौरान दीगर अपोजिशन अराकीन ने स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के शेल फेंके, जिसके नतीजे में ऐवान धुएं से भर गया। पार्लियामेंट के स्पीकर आना बरनाज के मुताबिक हंगामे में 2 अराकीन जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। और सर्बिया जो कि सेंट्रल यूरोप के साथ लगने वाला हिस्सा है या वो खिता है जिसको रूस की हिमायत हासिल है और हुकूमत भी रूस को लेकर काफ़ी सख्त नज़रिया रखती है। और ऐसे में हंगामे के आसार जो पहले से लग रहे थे, क्योंकि तलबा भी एक ट्रेन हादसे के बाद जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत पर बदनवानी का इल्ज़ाम लग रहा है। हुकूमत के
अराकीन या जिम्मेदारान से मुस्ताफी होने का ऐलान मुसलसल किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जब जवाब नहीं मिल रहा है तो नाराजगी का इजहार आज अराकीन की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के अंदर किया गया। जब ऐवान जिसकी कार्रवाई खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दी जा सके इसकी कोशिशें हुई, मगर ऐसा ना हो सका और ऐवान में धुएं के गुबार आज देखने को मिले। खबरें जम्मू कश्मीर से, जहां इंतजामिया ने वेब पर मबनी डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्टल्स के मुताले और तशखीस की निगरानी के लिए एक बड़ा फैसला किया है और यूनियन टेरिटरी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी और जिले सतह की राब्ता कमेटियों के कयाम को मंजूरी दे दी गई है। इनमें बाज़ाब्ता तौर पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS, डिजास्टर रिस्क डेटा बेस यानी DRDB और मरबूत ऑपरेशनल फोरकास्टिंग सिस्टम शामिल है। आज जिन नामों का ऐलान किया गया, जिन कमेटियों को बनाने की मंजूरी दी गई, हुक्मनामा आपके सामने। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन जो चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा इंतजामी सेक्रेटरी, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट UT लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके मेंबर होंगे। चेयरपर्सन इंतजामी सेक्रेटरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के इंतजामी सेक्रेटरी। डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर मेंबर बनाए गए हैं। डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग मेंबर होंगे। कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और कश्मीर मेंबर्स होंगे। डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंबर होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी होंगे। कमांडेंट स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF बटालियन 1st एंड 2nd जम्मू कश्मीर मेंबर होंगे। डायरेक्टर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर मेंबर होंगे। प्रोफेसर बिक्रम सिंह बाली HOD स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मेंबर हैं। डॉक्टर जावेद भट्ट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT श्रीनगर मेंबर हैं। डायरेक्टर टेक्निकल GT FRP मेंबर। चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कश्मीर और जम्मू दोनों को मेंबर। नोडल ऑफिसर UT इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर दोनों जम्मू कश्मीर के मेंबर बनाए गए हैं। अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन मेंबर। कंसल्टेंट RMSI मेंबर और कंसल्टेंट DMRRR बतौर मेंबर काम करेंगे। जो जिले सतह की कमेटियां बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिसमें फैसला लिया गया कि डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन होंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या CEO DDMA मेंबर होंगे, चीफ प्लानिंग ऑफिसर मेंबर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी जम्मू कश्मीर मेंबर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर मेंबर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, रिमोट सेंसिंग मेंबर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट मेंबर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर DDMA इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मेंबर सेक्रेटरी। इसके अलावा इंचार्ज SDRF डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट मेंबर होंगे। जूनियर कंसल्टेंट DDMA इनको भी मेंबर के तौर पर नामजद किया गया है UT लेवल पर, और साथ साथ जिले सतह पर ये कमेटियां काम करेंगी जिनको मंजूरी सरकार की जानिब से दे दी गई है। इधर आज ही ऐवान के अंदर बताया गया कि जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर तिब्बी हुकाम को या फिर हेल्थ अथॉरिटीज को कई चैलेंजेस का सामना है, जिस पर मजीद काम करने की अशद जरूरत है और इसमें वक्त भी लग सकता है। हर फर्द पर जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत के जवाब के मुताबिक तकरीबन एक इदारा, लेकिन 3500 अफराद के लिए एक इदारा है। 1 इंस्टीट्यूशन फॉर एवरी 3500 पर्सन, जिसका मतलब है कि कितना दबाव महकमा सेहत पर या सेहत की हुकाम पर जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसका खुलासा खुद जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की जानिब से किया गया और तस्दीक की गई कि मौजूदा वक्त में सूरत हाल क्या है। सकीना इतू ने जवाब दिया और कहा कि कौमी औसत 6000 है। MLA रियाज अहमद खान ने एक सवाल पूछा था जिसका तहरीरी जवाब दिया गया। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना मसूद इत्तू ने मरकजी वजारत सेहत और तिब्बी तालीम की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल की औसत में बेहतर कवरेज को उजागर किया जाना चाहिए। और उनके मुताबिक इस वक्त 554 नए किस्म के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स NTPHCs हैं, जिनमें 523 को भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों के तहत सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज़ में तब्दील कर दिया गया है। ताहम इस बात पर गौर किया जा सकता है कि एक बार जब महकमा खजाना की तरफ से लगाए गए किफ़ायत शारी के इकदाम हैं उनको वापस लिया जाए। इंडियन पब्लिक हेल्थ अंडरस्टैंडिंग्स के मुताबिक किसी भी अहम खला का जायजा लिया जा सकता है, जिसको पूरा करने के लिए इकदाम हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूनियन टेरिटरी में सेहत के हवाले से चैलेंजेस आज भी बहुत ज्यादा हैं। चैलेंजेस की बात है, जम्मू कश्मीर सरकार ने आज इस बात की भी वजाहत की कि यूनियन टेरिटरी के अंदर नौकरियां भी बहुत ज्यादा नौजवानों को अगर मिले तभी खाली असामियों को पुर किया जा सकता है। यानी मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर
बहुत सारे सरकारी महकमों के अंदर कई असामियां खाली हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 3200 के आसपास बनती है, जिसकी इंतजामिया ने आज तस्दीक की है। और सरकारी जवाब के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 3227 असामियां भर्ती एजेंसियों को मुंतकिल की गई हैं या रेफर की गई हैं, लेकिन 32,474 असामियां आज भी यूनियन टेरिटरी के अंदर खाली हैं, जिसकी तस्दीक खुद सरकार ने कर दी है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि मरकजी इलाके के अंदर या खित्ते के अंदर दौरे हाजिर में तकरीबन सरकार के आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त भी 32,474 असामियां खाली हैं। इसका मतलब यह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर परेशानियां हैं, फुकदान है, कमियां हैं। और उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जिसने मजीद नौजवानों को मौके फराहम करने की बात मुसलसल कही है, ताहम अभी तक इसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई। अभी काम जारी है। तहरीरी सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वज़ारत ख़ज़ाना का भी चार्ज है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी चार्ज है, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2025 तक 32,474 ओहदे खाली हैं। जवाब के मुताबिक खाली असामियों में 2,503 गेजेटेड असामियाँ हैं, 19,214 नॉन गेजेटेड असामियाँ हैं, 10,557 जो मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं ये असामियाँ खाली हैं। 16 अक्टूबर 2024 से जब उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मुंतखब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली, 3,727 असामियाँ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को अब तक रेफर की गई हैं। और 738 गेजेटेड असामियाँ हैं, 1,754 नॉन गेजेटेड पोस्टें हैं, 1235 मल्टीटास्किंग स्टाफ असामियाँ शामिल हैं। ये भी आज हुकूमत ने बताया कि एसएसबी और पीएससी के जरिए किए गए भर्ती टेस्टों में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों में से इम्तिहानी फीस की जो 14.17 करोड़ रुपए बनती है, लेकिन आइंदा दिनों में फॉर्म की फीस कम होगी या पैसा कम लिया जाएगा, इस तरह का कोई इरादा नहीं। यानी फॉर्म की जो फीस है, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज को, जनरल वालों को अलग, SC STs को अलग, OBCs को अलग, OSCs को अलग, हैंडीकैप्स के लिए अलग अलग कीमतें होती है। कोई फॉर्म 500 का, कोई 1500 का, कोई 2000 का, कोई 3000 का, कोई 8000 का, लेकिन जिस कैटेगरी में आप आते हो उस हिसाब से कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। मगर इस वक्त हुकूमत के मुताबिक उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि वो उम्मीदवारों के लिए मुलाजमत की दरख्वास्त जब वो भरेंगे या फॉर्म जमा कराएंगे तो फ़ीस उनकी माफ़ की जाएगी। ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई जिस पर गौर व खौज किया जा सकता है। बस छोड़ दो। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम आज बाद से बेहतर हुआ है, लेकिन कई एक मकामात पर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के एन मुताबिक बर्फबारी के बाद चट्टानें खिसकने या फिर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रह सकता है। तस्वीरें बफलियाज सुरनकोट की, जहां पर डीकेजी रोड बफलियाज सवानी के मकाम पर आज उस वक्त बंद हो गई जब भारी लैंडस्लाइडिंग के बायस इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त दोनों अतराफ से रोकनी पड़ी। अगरचे कोई जानी नुकसान की इतला नहीं हुई, मौसूल नहीं हुई, लेकिन इस इलाके के अंदर मकामी लोग, दोनों अतराफ से कसीर आबादी जो सफ़र करती है, राब्ता सड़क के ज़रिए जुड़ती है, इस इलाके के अंदर किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, एहतियातन इंतज़ामिया ने राब्ता सड़क पर दोनों अतराफ से आज गाड़ियां रोक दी। कल सुबह तक हमारी जानकारी के मुताबिक खित्ते के अंदर सूरत हाल जैसे जैसे बेहतर हो रही है तो तभी दोबारा से डीकेजी बफलियाज सड़क को गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खोला जा सकता है। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वसी पैमाने पर बर्फ और बारिशों का सिलसिला देखा गया। बतदरीज बेहतरी बाद दोपहर मौसम में आई। मुतलका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक कश्मीर सूबे में 9 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है। जम्मू सूबे में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और बर्फबारी, जिसका एक और मरला आइंदा कुछ दिनों में जिससे जम्मू कश्मीर गुजरेगा। लेकिन दूसरी जानिब 10 मार्च से 12 मार्च तक एक और मरहले का इम्कान है। महकमे के मुताबिक सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके के अंदर दोबारा से महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के बाद ही सेकेंड लीग में 9 से 12 मार्च तक खेलो इंडिया या
ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में इस्तकबाल। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम अगरचे बेहतर हुआ, लेकिन सरहदी जिला कुपवाड़ा में बर्फबारी की वजह से आज 7वें रोज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाली राब्ता सड़क बंद रही। टंगधार, केरन, बडनबल, जमगुंड, मचल और आसपास के इलाकों में आमदोरफ्त के लिए सड़क मुसलसल बंद है। केरन के दरमानदा मुसाफिरों ने डीसी ऑफिस के बाहर आज खामोश एहतजाज किया और कहा कि जल्द अज जल्द उन्हें अपने आबाई इलाके में पहुंचाया जाए। इस मौके पर एडीसी कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान ने भी बताया कि अभी भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहाली का काम जारी है, लेकिन इन बालाई इलाकों में जहां इन शहरियों को पहुंचाना है काम ज़रा मुश्किल है, मगर इंतजामिया की जानिब से भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम इलाकों पर अलर्ट रहकर काम जारी रखा जा रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम ने केरन के शहरियों से जो एहतजाज कर रहे थे उनसे बात की और उसके बाद एडीसी कुपवाड़ा से। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि कम से कम 6 दिन से हमारे जो केरन के लोग हैं कम से कम 200 के आसपास जो यहाँ पे इस वक्त फंसे हुए हैं। तो केरन में भी काफ़ी हैं और ख़ासकर हमें जो मेन मसला है वो वहाँ पे वो है बच्चों का, जो एग्ज़ाम वाले बच्चे थे, किसी को एएमटी स्कूल में एग्ज़ाम देना था श्रीनगर, किसी को कुपवाड़ा में, तो वो भी केरन में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केरन के लोग जो गाड़ियाँ यहाँ से जैसे ही निकली तो कचामा में उनको रोक दिया गया और लोगों के पास जो भी पैसा था उसके अपने इन्होंने सब्ज़ी ख़रीदी, बाकी मामला तो जेब में कुछ पैसे भी नहीं थे, तो वहाँ से उनको वापस कर दिया गया और ला के होम शेल्टर जो मिलियाल में रखा गया है उसमें टोटली जो है 12 से 15 आदमी का इंतज़ाम है, बाकी इंतज़ाम नहीं है। तो इस वक्त वहाँ पे हमारे 10-12 आदमी रुके हुए हैं और बाकी जो लोग हैं वो लोगों के रिश्तेदारों के घरों में रुके हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, खासकर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और एडीसी साहब से और अपने ऑनरेबल एमएलए से कि मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके और हमारी रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए। और ख़ासकर मैं आपको बताता चलूँ जो मेन इशूज़ है हमारा, हम परसों से अपने चॉपर सर्विस की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके पास ये रिक्वेशन डालते हैं वो कहते हैं कि हमारे कागज़ों में केरन का कोई नाम निशान नहीं है। सर मेरा नाम इश्ताक अहमद खान है। हम लगभग 8 दिन से हैं सर। जो भी खर्चा सर लाया था वो ख़त्म हो गया। कोई डॉक्टर के पास आए थे, कोई किसके पास आए थे, लेकिन आज बस ये है सर, हमारी टॉप है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि बर्फबागी साइड से बर्फ़ उठाए थे, आज बर्फ़ उठ जाती, लेकिन इतने मजबूर हो गए कि अब कोई हमें कर्जा देने वाले भी नहीं। अब जिस रिश्तेदार के घर भी माह रमज़ान, अब कितना वक्त बैठेंगे। और छोड़ो सर, हम तो अपना दिन निकाल लेंगे, चलो कुपवाड़ा में हैं या आपके घर जाएंगे, आप भी जगह दे देंगे, लेकिन वहाँ इस वक्त दाल भी नहीं है सर। दाल तक जो 100 साल की दाल थी, आटा, इस वक्त भूखे और प्यासे हैं। वो कोई चीज़ नहीं, कोई जब गैस स्टोर का वो राशन वो 5 किलो मिलते हैं, वो उसका हम नहीं बोलते हैं। बाकी इस वक्त केरन में अल्लाह का नाम ही है। बस हमारी बात छोड़ दो, हम आपके घर भी जाएंगे तो खाना मिल जाएगा, शटर में भी जाएंगे तो थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन आखिर वो जो मेरे घर में बच्चे हैं पीछे, वो कहाँ जाएंगे सर। खजूर का एक तनका नहीं, खजूर को छोड़ो, सब्जी नहीं मिल रही है सर, बिल्कुल दूध नहीं है। अच्छा, बच्चों का दूध सर, अभी मुझे बेटी घर से फोन, दूध कैसे कहाँ से भेजूँ मैं? दूध बच्चों का दूध है, छोटा 6 महीने 2 महीने का बच्चा है, उसके लिए दूध नहीं बन रहा है सर। वहाँ एडीसी साहब से आप मिले आज, क्या कहा? उन्होंने बोला है कि आज 4 बजे तक ये ऑनलाइन खत्म हो जाएगा और है ना, फिर इंशाल्लाह कल से कोई डोजर लगाएंगे। तो हम फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रायोरिटी बेस पर हमें हमारे रोड खुलनी चाहिए सर। शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस लोन है, मैं केरन से हूँ। आज 8 दिन से यहाँ हूँ बंद। काफ़ी मुश्किलात है, इधर आए तो बीमार भी हो गए, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या करें? अब टाइम पास करते हैं कि एक रात एक के घर, दूसरी रात दूसरे के घर। अब बेहतर यही रहेगा, हमें रोड खोलना चाहिए। देखिए, केरन मैंने अभी बात की फुरकियाँ वालों से, फुरकियाँ टॉप वालों से, वहाँ आर्मी और बीकन को अभी क्लियरेंस नहीं मिली है फॉर स्नो क्लियरिंग ऑपरेशंस। और जो हमारा केरन का रोड है वो हमें सिर्फ केरन टॉप पे ही, फुरकियाँ टॉप पे ही बंद है, बाकी जो मिलियाल तक है वो क्लियर है और वहाँ डड ब्रिज से भी जो है वो भी क्लियर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमें कि वी कैन नॉट प्रेस चॉपर सर्विस टू केरन बिकॉज दैट इज़ बियॉन्ड द LOC, वो बिल्कुल ओपन में है, वहाँ हम जहाज़ नहीं भेज सकते हैं। लेकिन तहसीलदार से मैंने बात की, वहाँ मेडिकल सप्लाईज़ और ग्रॉसरी की शॉर्टेज है, तो इंशाल्लाह विल बी प्रेसिंग वेरी फास्ट दैट। लेकिन मेरे पास वफद भी आया था केरन का, मैंने उनको आश्वासन दिया, यकीन दिया कि विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वी विल मेक दिस रोड।
चलिए, बड़ी खबर इस वक्त अपडेट आपको देते चलें खेल के मैदान से। टीम इंडिया ने एक बार फिर से फाइनल में जगह बना ली है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से टीम इंडिया ने शिकस्त दे दी है। विराट कोहली ने टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, 52वां शतक वो आज चूक गए। मोहम्मद शमी को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले। और बड़ी बात यह कि तमाम खिलाड़ी इस वक्त जश्न के माहौल में डूबे हैं। पूरा भारत जश्न में खुशियों से इस वक्त झूम उठा है और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आतिशबाजी भारत की जीत पर इस वक्त हो रही है। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया टॉस हार गई थी लेकिन मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। 49.3 ओवर्स में 264 रन बनाकर आउट हो गई थी। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए थे। 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती को, रविंद्र जडेजा को 2, अक्षर पटेल को 1 विकेट, जबकि 1 ही विकेट हार्दिक पांड्या को, कुलदीप यादव को कोई विकेट नहीं मिला था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया स्कोरर बने। एलेक्स कैरी 61, लबुशेन 29 और ट्रेविस हेड 39 रन। जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया ने अब से कुछ देर पहले 48.1 ओवर में 267 रन बना लिए। छक्का मारकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई। केएल राहुल 34 गेंदों में 2 चौकों 2 छक्कों 123.53 के स्ट्राइक रेट के साथ 42 रन बनाने के बाद नॉट आउट गए। रविंद्र जडेजा 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पांड्या 28, अक्षर पटेल 27, श्रेयस अय्यर 45, विराट कोहली 84, शुभमन गिल 8 और रोहित शर्मा 28 रन बनाकर आउट हुए हैं। स्टीवन स्मिथ कप्तानी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की। 2023 नवंबर में 19 नवंबर को जो मुकाबला हुआ था फाइनल वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें टीम इंडिया हार गई थी, उसका एक तरह से बदला भी आप कह सकते हैं। और अब दुबई के अंदर ही फाइनल मुकाबला होगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत टीम इंडिया अगर फाइनल में पहुंचती तो दुबई में, अगर टीम इंडिया बाहर हो जाती तो लाहौर में फाइनल मुकाबला होना था। लेकिन अब चूंकि फिक्सचर हो गया है, अब कल दोपहर 2:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। और वहां से जो जीत कर आएगा वो दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 मार्च को टीम इंडिया के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगा। 2000, 2002, 2013, 2017 के बाद 5वीं मर्तबा 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। और या आप ये भी कह सकते हैं कि ये तीसरा मौका है। पहले वनडे 50 ओवर का वर्ल्ड कप नवंबर 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल में गए, जहां ऑस्ट्रेलिया से हारे। और इसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ आपने मुकाबला खेला, जब टीम इंडिया 7 रनों से जीत गई। वो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ था जून के महीने में 2024। और इस बार 1.5 साल के अरसे में यह ऐसा तीसरा मौका टीम इंडिया जब फाइनल में पहुंची है। और तवक्को की जा रही कि ये चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया तीसरी मर्तबा अपने नाम और कुल मिलाकर 5वें फाइनल में जीतने में कामयाब होगी। अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने बाहर का रास्ता सेमीफाइनल से ही दिखा दिया है। सरहद जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नकेल कसने के लिए आज पुलिस हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई। और ट्रैफिक पुलिस का अमला मुतअद्दिद मकामात पर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी सरगर्म नजर आया। इस बीच आज एसओ ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद मारूफ की ज़ेर सरपरस्ती नाका लगाकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान काटे गए। इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी हुई। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ। बाद अज़ां ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस के एसओ मोहम्मद मारूफ ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा जो खुद के साथ दूसरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। नाका हमारा कोई स्पेशल नाका नहीं है, रूटीन वर्क का नाका। हमारी ट्रैफिक की जगह जगह पे मुख्तलिफ जगह पे हम चेकिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी कोई गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी अगर गाड़ी को ओवरलोडिंग या किसी जुर्म मोटर व्हीकल एक्ट में होगी तो उसका खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जैसे कुछ गाड़ियां हमने सीज भी की हैं, तो ऐसे जो ये मोटरसाइकिल वगैरह जो बाइक चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है
या जो छोटे बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को नहीं गाड़ी चलाने देंगे। वो गाड़ी सीज करके हम यहाँ सोनकोट के अंदर जा रहे हैं। नहीं, जो सांगला में जो गाड़ी हमें मिली, हमने एक बस और एक इको अभी जो सीज करके पुलिस स्टेशन में सेंड की है, तो बाकी वालों के लिए भी हम चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी को नहीं चलने देंगे। ऐसी जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल की हिदायत पर महकमा फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद की निगरानी में तमाम महकमों के अफसरान ने अपनी टीम के हमरा मेन बाजार का आज मुआयना किया और अशिया खुर्दनोश के मयार और कीमतों को एतदाल में रखने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर दुकानदारों को आज खबरदार किया गया कि माह सियाम में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ज़ायदुल मयाद अशिया फरोख करने पर न सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी, बल्कि जिस दुकानदार के खिलाफ भी किसी भी इलाके से शिकायत मौसूल हुई, कानून की मुतल्लिका दफात के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी चेकिंग थी और इसमें सारे डिपार्टमेंट थे, टीएसओ साहब थे, एडी मेट्रोलॉजी थे, मेरा फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट सारा था और पुलिस थी। हमने तमाम पब्लिक को, तमाम शॉपकीपर्स को अवेयर किया है कि माह रमज़ान में हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी, अच्छी, बेहतर और क्वालिटी की होनी चाहिए, चाहे वो सब्ज़ी हो, मीट हो या दूसरी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं। तमाम शॉपकीपर्स को फर्स्ट टाइम हमने वार्निंग दी है कि ताकि रमज़ान में हर आदमी को अच्छी चीज़ मिले और बेहतर चीज़ मिले। जो इसमें वायलेटर थे, हमने देखा जहाँ कहीं हाइजीन ठीक नहीं थी, वहाँ सेक्शन 69 में हमने 6 लोगों को कंपाउंडिंग की है। तो आइंदा के बाद भी जब हमारी चेकिंग रहेगी, वो लोग जो अगर नहीं सुधरे तो हम उसमें सीजर भी डाल सकते हैं। और तमाम पब्लिक को आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि अच्छी, बेहतर क्वालिटी की चीज़ जो है वो दुकानदार भी लाएं और पब्लिक भी लेके जाए और देख के चेक करके लेके जाए। जी, तमाम लोगों का हमने रेट फिक्स कर दिया है, उनको बोल दिया है, रेट लिस्ट उन तक पहुंचा दी गई है। अगर कहीं वायलेशन होगी तो वो आदमी जो है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत बख्शा नहीं जाएगा। बाकी भी डिपार्टमेंट डिफरेंट अपने ढंग से देख रहे हैं। बहरहाल ये है कि हमने तमाम लोगों को ये कहा है कि चिकन सेलर, मीट सेलर जितने भी हैं वो अपनी हाइजीन को, क्वालिटी को मेंटेन करके रखें और बेहतर रखें और रेट में भी कहीं वायलेशन ना करें ताकि पब्लिक को कहीं इनकन्वीनियंस ना हो। हाँ, जितने बेकरी वाले थे हमने सभी को, एक बेकरी वाले को भी चालान हुआ है, उसकी हाइजीन ठीक नहीं थी। और तमाम बेकरी वाले जितने बेकर्स हैं सभी को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज़ पर एक और ख़ास प्रोग्राम ब्रेक के उस पर।